हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और मोर ओवर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप जो चीज़ें देखते हैं उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं ये चैप्टर। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो मैं आपके सामने रखता हूँ, हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्चुअल में है क्या और उसका क्या फ़ायदा है इस पूरे जीएसटी रेजिम के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि कोई भी प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल से अपनी लाइफ शुरू करता है और जाके कंज्यूमर के हाथ में पहुंचता है एज अ फिनिश प्रोडक्ट, और वहां तक पहुंचने के लिए गाइज वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। वो रॉ मटेरियल से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में कन्वर्ट होगा, आगे उस पर फर्दर और काम किया जाएगा और काम किया जाएगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा और इवेंचुअली वो सीधा पहुंचेगा कंज्यूमर के हाथ में। तो वहां पर हर स्टेज पे गाइस जितनी भी स्टेजेस इसकी बन रही है रॉ मटेरियल से स्टार्ट होकर हर स्टेज के ऊपर ये टैक्स लगता जाएगा इस पे और आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। अब अगर इनपुट टैक्स रेट ना हो तो गाइस उसका जो प्राइस है कमोडिटी का वो कितना बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख से उसने रॉ मटेरियल की तरह अपनी लाइफ शुरू करी, उस पर 18,000 उस पर जीएसटी लगा, आगे सेल हुआ, इसने उस पर कुछ काम किया और फिर उस पर भी 18% जीएसटी लगाकर इस 1,18,000 पे आगे बेच दिया। ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाएगा और एंड में जो कमोडिटी निकलेगी वो बहुत ही महंगी होकर निकलेगी। सो गाइज उसी चीज़ को हटाने के लिए ये आईटीसी काम करता है। अब आईटीसी में क्या होगा, सपोज ये सप्लायर है ए, सप्लायर को मैं एस से डिनोट करूंगा, और एंड सपोज ये रेसिपिएंट है जो कि है बी। सबसे पहले सप्लायर ने रॉ मटेरियल सेल किया 1 लाख रुपए का, 18,000 जीएसटी लगाकर 1,18,000 रुपीज का। बी के पास ये आया, बी ने उस पर 50,000 रुपए का काम किया प्लस वो उसका 1,18,000 का ऑलरेडी था और इस पे इसने इसका जीएसटी का एट द रेट ऑफ 18% ही टैक्स लग गया। अब रेट ऑब्वियसली नहीं बनेगा ये, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां पर लेता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक बार को एज्यूम कर लो कि 20,000 आपका यहां पर ये बन जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, सिंप्लिसिटी के लिए है, मैं एक्चुअल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा। अब क्या होगा, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन किस फॉर्म में होता है, यानी कि ए ने बी को सेल किया और उस पर उसने उससे पैसे चार्ज किए 18,000 रुपीज। वो 18,000 रुपीज बी से लेके ए क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है। यानी कि हो गया ना, इनडायरेक्टली बी पे कर रहा है गवर्नमेंट को ए की तरफ से होते हुए। सेम वे जब बी इस पे कुछ काम करेगा, आगे सेल करेगा, तो बी भी अपना फॉर एग्जांपल सी को उसने सेल किया तो वो सी से पैसे लेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब बारी आती है बी के, यानी कि गवर्नमेंट को पैसे जमा कराने की। तो क्या ये 20,000 एज इट इज दे देगा? तो गाइज यहां पर आता है आईटीसी। आईटीसी क्या कहता है कि जो आपने पहले इनपुट के टाइम पे जो आपने टैक्स पे किया था वो आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है जब आप गवर्नमेंट को पैसे दे रहे होंगे। उस केस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे का जो अमाउंट है, जो एडिशन आपने क्रिएट किया है, 50,000 रुपए का जो एडिशन आपने क्रिएट किया है, आपको सिर्फ उस अमाउंट पे जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। 18,000 आप ऑलरेडी पहुंचा चुके हो, 2,000 का आपने अब काम किया है तो 2,000 अब पहुंचा दो डायरेक्टली। तो ये बी का काम यहां पर क्या हुआ, बी का योगदान यहां पर क्या हुआ कि उसने 18,000 तो ए की तरफ से होते हुए पहुंचाए और 2,000 उसने अपने एडिशन के गवर्नमेंट तक पहुंचा दिए। तो ऐसे बनता है ये पूरा का पूरा जीएसटी के अंदर आईटीसी का इनकॉर्पोरेशन। तो अब गाइज इसी चीजों को, ये तो था एक बेसिक सी बात कि अगर इसको एक सिंपल सेंटेंस में बोलूं कि आउटपुट टैक्स पे करते हुए जो आपने इनपुट पे टैक्स दिया था उसका आपको क्रेडिट मिल रहा है और वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये चैप्टर इसी चीज के ऊपर होने वाला है। इसमें हम काफी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कि अब फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, वो बहुत सारी अलग अलग टाइप की सर्विसेज या गुड्स सेल कर सकता है, यानी कि अलग अलग टाइप के सेंस में कि वो टैक्सेबल हो सकते हैं, वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी दे सकता है, वो कुछ जीरो रेटेड सप्लाईज भी दे सकता है, या फिर वो कुछ एक्सपोर्ट के लिए भी भेज सकता है, या वो एसईजी को भी सेल कर सकता है। इन सब के लिए आईटीसी के अलग प्रोविजंस हैं। इन चीज़ों को हम आगे देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा ब्लॉक्ड क्रेडिट का पॉइंट, जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो
क्रेडिट के लिए मना ही कर दिया है, बंद ही कर दिया है कि आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। ओके, आगे आएगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का पॉइंट। वहां क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक रजिस्ट्रेशन है जो कि आईएसडी की तरह रजिस्टर्ड है और इसकी बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं छोटे मोटे। अब ये क्या कर रहा है, जितनी भी परचेजिंग हो रही है इनपुट की वो इसके नाम पे हो रही है, लेकिन आउटपुट यहां से होके निकल रहा है। तो ये क्या करेगा, जो इनपुट इसके पास बहुत सारा लमसम में आया वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर, बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज। डिटेल में इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है हमारी एलिजिबिलिटी के ऊपर। उसके लिए अगर हम देखें तो पूरा का पूरा ये चीज शुरू कैसे होती है, अगेन एक टाइमलाइन पे वापस आ जाते हैं। तो यहां हम क्या देखेंगे, सबसे पहले किसी को भी कुछ भी बिजनेस करना है गाइज, पहली एलिजिबिलिटी उसकी ये बनती है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, तो उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया रजिस्ट्रेशन। अब भाई किसी ने रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि उसके बाद वो बिजनेस करेगा। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है बिजनेस। ठीक है, अब वो बिजनेस कर रहा है तो वो अपनी चीजें सेल करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर एक सेल का पॉइंट बना देते हैं। ओके, अब उसने बिजनेस में कुछ सेल किया, कुछ भी उसने बेचा, तो उसकी वो पेमेंट रिसीव करेगा। उस पेमेंट का एक हिस्सा होने वाला है टैक्स। इस टैक्स को वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा, उसकी रिटर्न भरेगा कि भाई मैंने टैक्स डिपॉजिट करवाया है ऐसे ऐसे और ये रिटर्न मैं फाइल कर रहा हूं। एंड उसके बाद लास्ट में कुछ एक्सेप्शंस के लिए इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं जो हम एक्सेप्शंस में देखने वाले हैं। ओके, ये एक पूरा का पूरा टाइमलाइन है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा सेक्शन 16 टिका हुआ है। हम यहां बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 16 के बारे में। तो सबसे जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी गाइस यहां पर ये होगी कि वो रजिस्ट्रेशन लेना उसका जरूरी है। दूसरी एलिजिबिलिटी ये आ गई कि वो बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त हम बात करेंगे कि वो बिजनेस पर्पज उसने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो चीजें सेल कर रहा है। ठीक है, सेल कर रहा है तो बात आती है पेमेंट की। पेमेंट उसके पास यहां पर कहा जाता है कि 180 डेज के अंदर अंदर उसको पेमेंट कर देनी चाहिए। ठीक है, अब पेमेंट आई है तो उसने टैक्स उसने फॉर एग्जांपल यहां पर हम ए की बात कर रहे हैं, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था तो उसमें हम ए की बात कर रहे हैं। तो उसकी जो पेमेंट आई है तो उसके पास टैक्स की अमाउंट भी आई होगी, यानी कि 1 लाख तो इसका जो उसने गुड सेल किया था एंड 18,000 जो उसके पास टैक्स की अमाउंट आई थी। तो ये टैक्स, अब टैक्स की बात करें तो ये टैक्स डिपॉजिट होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो यहां पर टैक्स का और गवर्नमेंट का रोल एक साथ यहां पर आ गया कि जो टैक्स की अमाउंट है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होनी चाहिए, तभी आप आईटीसी ले सकते हैं उसका। फिर बात आएगी लास्ट में रिटर्न की, कि रिटर्न भी फाइल करना जरूरी है, क्योंकि रिटर्न प्रोवाइड करता है आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनवॉइसेस लगते हैं और आप अदर इन्फॉर्मेशन उसके अंदर देते हैं, जिसके तहत बताया जाता है कि क्या उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन थी, क्या उसका टैक्स लगा था या क्या सब चीजें थी, जिसके बेसिस पे आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। क्योंकि गाइस बिना इन्फॉर्मेशन के आप ये चीजें नहीं ले कर सकते। तो ये तो थे बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो अभी तक हमने एलिजिबिलिटी के अंदर देखा, सबसे पहले हमारे पास आया रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। सेकंड पॉइंट देखा कि बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखा हमने कि 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट आपको उस चीज की कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इनवॉइस के बेसिस पे आप अपना जीएसटी पे इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर 180 डेज के अंदर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 180 डेज यार एक नॉर्मल टाइम है जिसमें आप पेमेंट कर दो, पहली बात तो एक बिजनेस के हिसाब से भी वैसे भी ठीक होता है। बहुत टाइम दे दिया, 180 डेज बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर उसमें भी आप पे नहीं कर रहे हो तो यहां पर गवर्नमेंट इसको कंसीडर करके चलती है, तो शायद आप बोगस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, एक्चुअल में आपका परचेज हुई ही नहीं है। तो आईटीसी जो आपने पहले क्लेम किया था उसको रिवर्स मान लिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है उस केस के अंदर। तो एलिजिबिलिटी यहां पर ये बन गई कि भाई पेमेंट हो जानी चाहिए 180 डेज के अंदर अंदर, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे उस चीज के लिए। टैक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास, रिटर्न फाइल होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न्स के बेसिस पे ही, अब रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, अब धीरे धीरे इन सब पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, कुछ एक स्टेप फॉरवर्ड पॉइंट्स भी हैं इनके अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें गाइस, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या आएगा कि इनवॉइस में बहुत सारी चीजें अलाउ की गई हैं जिसको आप इनवॉइस की तरह डॉक्यूमेंट मान के चलेंगे और उसके ऊपर आप अलाउ कर देंगे। यहां क्या होता है, सप्लायर जो होता है GSTR 1 फाइल करता है, रेसिपिएंट जो होता है वो GSTR 2 फाइल करता है। ठीक है,
अब इस GSTR-1 जो फाइल हुई है, इसी के बेसिस पे रिसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो ये जो GSTR-1 फाइल हुई होगी, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होंगी, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, जिसके बेसिस पे रिसिपिएंट ये क्लेम कर पाएगा। अब यहां पर एक चीज ये दी गई है रूल के अंदर कि जो रेसिपिएंट है वो जितने भी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन फर्निश की गई है वो, यानी कि फॉर एग्जांपल इसको लेके चलते हैं 100 प्लस 5% ऑफ दिस अमाउंट आप आईटीसी ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं मान के चलूं कि 1 लाख तक के जितने भी इनवॉइसेस थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है, सारी जो रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन है वो सबमिट की जा चुकी है, तो आप 1 लाख प्लस में 5,000 यानी 1,05,000 तक के आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यहां पर ये इंपॉर्टेंस है इस चीज की कि इन्हीं डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसी अमाउंट तक का आप आईटीसी ले पाएंगे। इन केस रिटर्न जो इसने सबमिट की है उसके बेसिस पे इसने पेमेंट नहीं की गवर्नमेंट को, तो जितना भी आपने आईटीसी लिया है वो रिवर्स हो जाएगा। सेम वे अगर 180 डेज के अंदर अंदर आपने पेमेंट नहीं की सप्लायर को, तो जितना भी आईटीसी लिया है वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स यहां पर बन के आते हैं। काफी बेसिक सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। एक इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो मैंने लास्ट में बताया था कि एक इसके अंदर हम एक्सेप्शन देखने वाले हैं। तो गाइज वो एक्सेप्शन किस चीज की है? वो एक्सेप्शन ये कहती है कि 180 डेज में आपको पेमेंट करना जरूरी है, बट 3 सर्कमस्टांसेस ऐसे दिए गए हैं जहां पर 180 डेज की पेमेंट वाला कंडीशन नहीं लगती। पहली बात तो कि वो आरसीएम में है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है वो। दूसरी बात यह है कि याद करें हमने शेड्यूल्स में पढ़ा था कि डीम्ड सेल मानी जाएगी अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी। तो अगर ऐसी कोई सेल है जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानी जाती है, तो वहां पर भी ऑब्वियसली बात है गाइस, कंसिडरेशन ही नहीं है, पेमेंट की नीड नहीं पड़ेगी, तो वो इसके एक्सेप्शन में आ जाएगा यहां पर कि वो भी इसके एक्सेप्शन में है। सो गाइस थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी चीज है जैसे कि सप्लायर ने एक लायबिलिटी ली थी अपने ऊपर। सप्लायर ने बोला था कि यार आप ना मेरा फ़ोन ले जाओ, मैं फ़ोन बेच रहा हूँ, अगर इसमें कुछ हुआ, कोई भी सर्टेन प्रॉब्लम इसके अंदर आई, तो आई विल पे यू दिस अमाउंट। तो उस लायबिलिटी के अंडर अगर वो पेमेंट कर रहा है या करनी पड़ रही है, तो उस चीज़ के लिए भी कंसिडरेशन की नीड नहीं है। यानी कि अगर उसने कोई एक्स्ट्रा, या तो फॉर एग्जांपल फोन के साथ उसने अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट देगा। अब ये जो इक्विपमेंट वो सप्लाई कर रहा है, इस इक्विपमेंट के लिए पेमेंट का आना जरूरी नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहां पर ये चीज आ जाएगी कि सप्लायर की लायबिलिटी, अगर इसको मैं इन शॉर्ट बोलूं तो सप्लायर की लायबिलिटी के अंदर अगर कोई चीज है, तो ये 3 चीजें इसकी एक्सेप्शन के अंदर है। तो गाइस अगेन एलिजिबिलिटी की जहां बात आई, हमने सबसे पहले देखा कि रजिस्ट्रेशन होना उसका जरूरी है, दूसरा देखा कि वो बिजनेस करे, तीसरा देखा कि उसकी पेमेंट रिसीव हो 180 डेज के अंदर अंदर सब्जेक्ट टू 3 एक्सेप्शंस, और फिर हमने देखा कि रिटर्न फाइल की जाए, उसमें इनवॉइसेस सबमिट किए जाएं, डॉक्यूमेंट और कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए, उसके बेसिस पे 105% आप उसका अमाउंट का आईटीसी ले सकते हैं। अगर उस रिटर्न वाला जो आईटीसी है गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा तो रिवर्स करना पड़ेगा। 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं की तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये था गाइज एलिजिबिलिटी का पॉइंट। ये इस वीडियो में इतना ही। सेक्शन 16 हमारा यहाँ पर पूरा होता है। एक बार आप स्टडी मैट से इसमें रीडिंग देंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑलमोस्ट क्या सारे ही पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, इंट्रोडक्शन दे दिया है इस चीज़ का। इस वीडियो में गाइज इतना ही। आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 17 से। आई होप आपको ये वीडियो गाइज अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।